केमिस्ट्री की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं 12th की पहली क्लास। तो देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी इम्पोर्टेंट होती हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि कोई भी काम करना है तो हमें क्या करना है, किस तरह से शुरू करना है, ठीक है। इसी तरह से सेम पढ़ने में भी कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए इसके लिए हम आप शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या सिलेबस है, क्या चैप्टर है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, क्या हमें बहुत ढंग से पढ़ना है, ठीक है, किस पर हम थोड़ा सा हल्का फोकस कर सकते हैं, किस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, ये सब शुरू करते हैं। चलिए 12th चलिए सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, इसके चैप्टर्स क्या हैं कुछ इस तरह से। पहला चैप्टर है आपका ठोस अवस्था, यानी सॉलिड स्टेट। दूसरा है विलयन यानी सॉल्यूशन। तीसरा चैप्टर है आपका वैद्युत रसायन, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथा है आपका रासायनिक बलगतिकी, यानी केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट है आपका पृष्ठ रसायन, मतलब सरफेस केमिस्ट्री। अब अगला चैप्टर है जो इसका, वो है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत। इसको हम मेटलर्जी बोलते हैं। अगला है टी ब्लॉक के तत्व, यानी एलिमेंट्स ऑफ टी ब्लॉक। अगला है डी व एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट है आपका उपसंयोजी रसायन। मतलब कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। अगला हिस्सा इसका है हैलोएल्केन्स, हैलोएल्केन व हैलोएरिन। नेक्स्ट है आपका अल्कोहल।
फिनॉल तथा ईथर। नेक्स्ट है आपका जो अगला है इसका वो है एल्डिहाइड तथा कीटोन। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला है आपका युक्त यौगिक। यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नेक्स्ट है आपका जैव यानी बायोकेमिस्ट्री या बायोमोलिक्यूल्स। अगला है आपका बहुलक यानी पॉलीमर। नेक्स्ट है आपका दैनिक जीवन में रसायन। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। चलिए तो ये देखते हैं, ये आपका सिलेबस हो गया। ये आपका सिलेबस है इतना। अब इसमें से हम सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ें थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट तो सब कुछ है, लेकिन कुछ परसेंटेज का सिस्टम होता है, या आप कह सकते हैं परसेंटेज का रेशियो होता है कि आप किस तरह से कहते हैं कि इनको कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन हमें हर हाल में एक एक चीज़ पढ़नी है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला ये ठोस अवस्था है। ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड में। ठीक है, ये आपका विलेन है, थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें से आपको लगभग आप कह सकते हैं 1 आधे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स भी मिलने हैं हर हाल में। अगला है आपका वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत हद है, 1 परिभाषा आपको मिलेगी। ठीक है, 1 या 2, इससे ज़्यादा वैद्युत रसायन आपका नहीं मिलता है। इसके बाद आता है आपका, ठीक है, रासायनिक बलगतकी। ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस भी मिलेंगे और इसके साथ साथ कम से कम आपको 2 न्यूमेरिकल्स मिलने हैं हर हाल में। अगला है पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री। इसके बारे में जरा जानते हैं। तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें कोई एक सिंगल चीज नहीं है ऐसी जिस पर आप ये कह सकें कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये जो है सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन, ये कुछ दिन पहले अगर आप जाते हैं, इससे पहले तो ये 2 चैप्टर हुआ करते थे, एक कोलाइडी विलयन और एक उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण। उन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। यानी सरफेस केमिस्ट्री का मतलब है जो उत्प्रेरक होते हैं वो भी हमें पदार्थों के सरफेस यानी उनके पृष्ठ पर उनकी क्रियाएं दिखाई पड़ती हैं, और कोलाइड्स जो होते हैं वो भी हम क्या करते हैं, सरफेस से पता करते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है, सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन कहा गया। यानी जो कुछ भी देखना है हमें सरफेस यानी जो भी आपके द्रव हैं या कुछ है उनके पृष्ठों या उन पर होने वाली घटनाएं हैं, इन सब के बारे में हमें अध्ययन करना है। उनमें किस तरह के कोई परिवर्तन होते हैं वो सब हमें देखने हैं इसके अंतर्गत। अगला है तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत, जिसको हम मेटलर्जी भी बोलते हैं। ये चैप्टर इस साल के सिलेबस में जो आपका गया है, इसमें कोविड-19 की वजह से ये सिलेबस हटाया गया है,
यानी ये वाला जो चैप्टर है ये आपका इस बार के कोर्स से कट किया गया है। ठीक है, अगला है आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो देखिए पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है ये भी एक अच्छा चैप्टर है, इसमें से काफी कुछ, ठीक है, इसमें कुछ हिस्सा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा होगा पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक में नाइट्रोजन एंड कार्बन आपकी बोरान एंड कार्बन फैमिली जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको इसके आगे का पढ़ना है। यहाँ पर आपको पढ़ना है नाइट्रोजन फैमिली पढ़नी है इसकी, इस वाले की आपको यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली पढ़नी है, ऑक्सीजन फैमिली पढ़नी है, ठीक है, आपको हैलोजेंस पढ़ने हैं एंड इनर्ट गैसेस पढ़नी है। ठीक है, आपको अक्रिय गैसें पढ़नी है। यानी आप ये कह सकते हैं कि पी ब्लॉक में ब्लॉक या ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18 ये आपको इसमें पढ़ना है। डी और एफ ब्लॉक आपकी दृष्टि से आप कह सकते हैं इनके दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इन चैप्टर्स से बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता है। इसमें से 2, 4, 5 क्वेश्चन है मुश्किल से, आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, बहुत ढंग से बताया जाएगा कि क्या आना है क्या नहीं आना है, किस तरह से आना है। अगला है उपसंयोजी रसायन, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये एक अलग टाइप की केमिस्ट्री है, इसीलिए आपने देखा होगा कि इसमें क्या लगा हुआ है, रसायन लगा हुआ है। यानी ये कोई टॉपिक नहीं है बल्कि एक अलग टाइप की केमिस्ट्री ही है पूरी की पूरी, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये रासायनिक संयोजकता के जो नियम होते हैं, यानी हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में कुछ नियम है, यानी प्रत्येक एलिमेंट यानी प्रत्येक तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है, जबकि ये सामान्य संयोजकता के नियमों का पालन नहीं करता है। ये स्पेशली डी ब्लॉक के तत्वों की प्रॉपर्टी है और डी ब्लॉक में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिस वजह से ये अपनी संयोजकता का विस्तार कर सकते हैं। चलिए अब उसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। पहले आप सिलेबस थोड़ा हल्का हल्का समझ लीजिए, फिर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत डिटेल में कि सब कुछ बहुत धीरे धीरे समझाया जाएगा। ये तो आपका सिलेबस है, अभी स्टार्टिंग है, तो आप देखिए कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर अगला है ये हेलो एल्केन और हेलो एलिन्स, यानी इसमें आपको एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न, ठीक है, और यहाँ पर एरोमेटिक यौगिकों के यानी बेंजीन वाले जो हिस्से होते हैं उनके हैलोजन व्युत्पन्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये आपका जो चैप्टर है अल्कोहल, फिनाल और ईथर, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल भी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये अगला हिस्सा जो है आपका जैव अणु तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको वो सारी चीजें डेली लाइफ में जो आप देखते हैं, जैसे हमारा भोजन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, विटामिन हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। इसके बाद अगला चैप्टर है बहुलक, जो कि इस साल के सिलेबस से रिलीज हटाया गया है आप कह सकते हैं, और दैनिक जीवन में रसायन ये चैप्टर भी इस साल के चैप्टर हटाया गया है इस साल के सिलेबस से। चलिए अब देखते हैं जरा इसमें कौन कौन से हिस्से हैं, किस तरह के हिस्से हैं, उनको भी जरा एक नजर डाल लेते हैं। तो इसमें देखिए ये जो आपका है यहाँ यानी चैप्टर नंबर 5 तक का जो हिस्सा है, ये हिस्सा आता है फिजिकल केमिस्ट्री का। ये आपका यानी 1 से 5 तक का जो हिस्सा है, यानी 1 से 5 तक के जो चैप्टर हैं आपके, वो है फिजिकल केमिस्ट्री के, यानी फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन। अभी हम आपको पूरा अंतर बताएंगे हर चीज में कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, लेकिन पहले ये जान लेते हैं। यहाँ से ये आपका जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा है। इसके बाद 6 से लेकर 9 तक ये आपका इनऑर्गेनिक का हिस्सा है, यानी अकार्बनिक रसायन का हिस्सा है। और इसके बाद यहाँ से यानी 10 से लेकर आगे जितने भी हैं 17 तक वो सारे के सारे ऑर्गेनिक के हिस्से हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं जरा कि ये आखिर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ये फिजिकल क्या है, डिफरेंस क्या है, बेसिक फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्या है आखिर ये हिस्से जो आपने चैप्टर्स में देखा। तो यहाँ पर देखते हैं जरा फिजिकल, ये आपका फिजिकल हुआ, ये आपका इनऑर्गेनिक और ये आपका ऑर्गेनिक। चलिए इनमें हम बेसिक अंतर देखते हैं कि सबसे पहले इनका जो बेसिक अंतर है वो क्या है। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक हिस्सा है
जिसके अंतर्गत हम करते क्या हैं, जितने भी रूल्स लागू होते हैं, यानी हम कह सकते हैं जो रूल्स रेगुलेशंस जो कुछ भी है यहाँ पर, जितने भी नियम कायदे कानून जो कुछ भी हैं, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल के हिस्से या जितना जो कुछ जिसमें भी हम क्या कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी अगर कोई चैप्टर है या कुछ है तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, उनके गुणों के बारे में हम देखते हैं या न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो उन सबको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। यानी आप कह सकते हैं एनालिसिस टाइप, जस्ट एनालिसिस, यानी किसी भी चीज का कुछ विश्लेषण करना, किसी चीज के बारे में, ठीक है, न्यूमेरिकली वैल्यू कोई मान ज्ञात करना है या कुछ करना है, उनके गुणों को एक्सप्लेन करना है हमें, तो उन सबको हम किसके अंतर्गत रख देते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत रख देते हैं। अगला हिस्सा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब देखिए इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक, इसको बोलते हैं भौतिक रसायन, और ये आपका हिस्सा है अकार्बनिक रसायन। और ये हिस्सा है आपका कार्बनिक रसायन। तो चलिए जरा देखते हैं, ये तो आपको हमने बता दिया, अब देखते हैं अकार्बनिक। तो अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको सीखना है, बिल्कुल सिंपल सा कि आखिर ऑर्गेनिक है क्या, तो सिर्फ एक एलिमेंट से याद रखिए आप, कार्बन। कार्बन को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट कार्बन, आप ये कह सकते हैं कि कार्बन को छोड़कर, यानी कार्बन को छोड़ दिया जाए, इसके बाद जितने भी तत्व पीरियोडिक टेबल में बसते हैं उन सभी से बने हुए तत्वों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, अकार्बनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। यानी कार्बन को छोड़ दिया जाए तो कार्बन को छोड़कर जो शेष तत्व आपके लगभग 117 के आसपास बसते हैं, उन सब से मिले हुए जितने भी यौगिक या जो कुछ भी बनते हैं उन सबको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब बात करते हैं जरा इसकी, तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, कार्बनिक यानी कार्बन से युक्त। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट, कुछ भी, यानी कोई भी ऐसा यौगिक जो कार्बन से मिलकर बना हो, उसके साथ उसमें कुछ भी आ सकता है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कुछ भी आए, लेकिन उसमें कार्बन की अनिवार्यता होनी चाहिए। अगर कार्बन से जुड़ा हुआ कोई भी कंपाउंड आप पढ़ते हैं तो उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत रखते हैं। ये आपका इस तरह का कुछ सिस्टम है। चलिए अब हम उसके बाद, ये तो आपका सिलेबस का हिस्सा रहा, कौन कितना इंपॉर्टेंट रहा, कैसे रहा। अब उसके बाद हम शुरू करेंगे जो आपका पढ़ाना है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए देखते रहिए केमिस्ट्री दी पाठशाला, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर और बहुत ही आसान भाषा में मिलेगा। तो अगली क्लास देखने के लिए देखते रहिए केमिस्ट्री दी पाठशाला। अब आगे क्या है